सोचिए, एक ऐसा आविष्कार जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है प्रिंटिंग प्रेस की। एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने ना सिर्फ ज्ञान बल्कि सत्ता और समाज सबकी बुनियाद हिलाकर रख दी। अब देखिए, किताबें हों, मैगजीन्स हों या हमारे फोन की स्क्रीन पर लिखे हुए शब्द, आज छपी हुई जानकारी हमारी दुनिया का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिसे हम बहुत ही स्वाभाविक मानते हैं। इतना ज्यादा कि इसके बिना जिंदगी की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जहां छपाई जैसी कोई चीज ही नहीं थी। सोचिए, एक ऐसा समय जब हर एक शब्द को हाथ से लिखना पड़ता था, और किताबें किताबें तो एक दुर्लभ खजाने की तरह थीं। तो हाँ, छपाई के बिना एक ऐसी दुनिया जहाँ ज्ञान सच में एक लग्जरी था। ये एक ऐसा दौर था जहाँ जानकारी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही पहुँच पाती थी। और जानकारी फैलती कैसे थी? इंसान के हाथ की रफ्तार से। और हर किताब वो सिर्फ किताब नहीं, एक अनमोल कलाकृति हुआ करती थी। और इन कलाकृतियों को बनाते कौन थे? लिपिक, मतलब जो हाथ से लिखते थे। जरा सोचिए, एक एक किताब को कॉपी करने में महीनों, कभी-कभी तो सालों लग जाते थे। ये एक बहुत ही ज्यादा महंगा और थका देने वाला काम था। और इसका नतीजा ये है कि किताबें अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और बेहद नाजुक होती थीं। और सिर्फ मेहनत ही नहीं, किताबें बनाने में जो सामान लगता था वो भी बहुत खास था। जैसे कि वेलम, ये जानवरों की खाल से बना एक तरह का कागज होता था। और इसका सीधा सा मतलब ये था कि किताबें सिर्फ और सिर्फ सबसे अमीर अभिजात वर्ग के लिए ही एक लग्जरी आइटम थी। लेकिन फिर 15वीं सदी में जर्मनी के एक छोटे से शहर में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने इस धीमी दुनिया में मानो भूचाल ला दिया। और यही थी गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग क्रांति। हालांकि गुटेनबर्ग का आविष्कार कोई रातों रात हुई चीज नहीं थी। इसकी जड़ें सदियों पुरानी थीं। देखिए, छपाई की शुरुआत तो चीन में 6वीं शताब्दी में ही हो गई थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से। फिर मार्को पोलो जैसे यात्रियों के जरिए ये ज्ञान यूरोप पहुंचा। और आखिरकार 1430s के दशक में जोहान गुटेनबर्ग ने मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस बनाकर इस पूरी टेक्नोलॉजी में ही क्रांति ला दी। और ये जो बदलाव था, ये कोई मामूली बदलाव नहीं था। हम हाथ से लिखी, धीमी, महंगी और दुर्लभ किताबों की दुनिया से निकलकर छपी हुई सस्ती, तेज और टिकाऊ किताबों की दुनिया में आ गए थे। ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये ज्ञान के फैलाव में एक महाविस्फोट था, एक बिग बैंग। अच्छा, इस क्रांति का पैमाना समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। गुटेनबर्ग की जो मशहूर बाइबल थी, उसकी सिर्फ 180 कॉपी बनाने में ही 3 साल लग गए थे। अब सुनने में ये धीमा लग सकता है, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये रफ्तार अविश्वसनीय थी, क्योंकि ये नई प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकती थी। जरा सोचिए, एक लिपिक के लिए ये हफ्तों का काम था। और इसका असर लगभग तुरंत हुआ। साल 1500 आते आते यूरोप के बाजारों में 2 करोड़ छपी हुई किताबें आ चुकी थी। और रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। सिर्फ 1 सदी बाद ये संख्या 10 गुना बढ़कर 20 करोड़ हो गई। तो ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं था, ये एक सूचना का तूफान था जिसने पूरे के पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया था। अब जाहिर है, जब विचार इतनी तेजी से फैलने लगे तो उनका पुरानी व्यवस्थाओं से टकराना तो तय ही था। और प्रिंट क्रांति का सबसे पहला और सबसे जोरदार झटका लगा धर्म की दुनिया पर। देखिए, उस समय यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च जानकारी और सत्ता का सबसे बड़ा सेंटर था। तो जाहिर है, जब विचारों को फैलाने का एक इतना ताकतवर नया तरीका सामने आया तो इसकी असली पावर सबसे पहले चर्च ने ही महसूस की। और इसकी शुरुआत हुई 1517 में, जब मार्टिन लूथर नाम के एक सुधारक ने चर्च की आलोचना करते हुए अपनी मशहूर 95 थीसिस लिखी। अब प्रिंटिंग प्रेस की वजह से क्या हुआ? उनकी ये बातें कुछ ही हफ्तों में आग की तरह पूरे जर्मनी और फिर पूरे यूरोप में फैल गईं। इसने एक जबरदस्त पब्लिक डिबेट छेड़ दी और इसी बहस से जन्म हुआ प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन का, जिसने चर्च को हमेशा हमेशा के लिए बांट दिया। लूथर को खुद इस बात का पूरा अंदाजा था कि ये नई टेक्नोलॉजी उनके मिशन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि प्रिंटिंग ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन सत्ता इतनी आसानी से कहाँ हार मानती है? विचारों के इस बेकाबू फैलाव से डरकर चर्च ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की। जो लोग अलग राय रखते थे, उन्हें मौत की सजा दी गई
और 1558 से तो बाकायदा प्रतिबंधित किताबों की एक लिस्ट बना दी गई ताकि जानकारी के इस बहाव को किसी तरह रोका जा सके। तो धर्म की नींव तो हिल चुकी थी, लेकिन प्रिंट का ये तूफान अभी थमा नहीं था। अब ये पहुंचने वाला था राजनीति के अखाड़े में, जहां ये सीधे सीधे राजशाही और तानाशाही को चुनौती देने वाला था। लोगों में ये विश्वास बढ़ता जा रहा था कि किताबें ही हैं जो ज्ञान का प्रकाश फैला सकती हैं और तानाशाही का अंत कर सकती हैं। ये एक नया आत्मविश्वास था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण फ्रांसीसी क्रांति। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि प्रिंट ने ही असल में इस क्रांति के लिए जमीन तैयार की थी। कैसे? इसने वोल्टेयर और रूसो जैसे बड़े बड़े विचारकों के आइडियाज को आम लोगों तक पहुंचाया। इससे एक नई पब्लिक कल्चर पैदा हुई, डायलॉग और डिबेट की। लोग अब कहने लगे कि शासन परंपरा के हिसाब से नहीं, बल्कि तर्क यानी रीजन के हिसाब से चलना चाहिए। और फिर आए 19वीं सदी। अब पढ़ने की ये जो क्रांति थी वो ग्लोबल हो चुकी थी। इसने नए तरह के पढ़ने वाले पैदा किए और तो और नए नए राष्ट्रों को भी जन्म दिया। जैसे जैसे 19वीं सदी में लिटरेसी यानी साक्षरता बढ़ी, पढ़ने वालों का एक बिल्कुल नया वर्ग सामने आया। अब किताबें सिर्फ विद्वानों या अमीरों की चीज नहीं रह गई थीं। बच्चे स्कूल की किताबें पढ़ रहे थे, महिलाएं नॉवेल्स में दिलचस्पी ले रही थीं और मजदूर तक लाइब्रेरियों से किताबें लेकर पढ़ रहे थे। मतलब पढ़ने वालों का दायरा बहुत बड़ा हो गया था। और इस टेक्नोलॉजी का असर सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा। भारत में भी इसने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। प्रिंट्स ने अलग अलग समुदायों को आपस में जोड़ा, राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारकों को एक प्लेटफॉर्म दिया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में भी मदद की। तो ये साफ है, प्रिंट ने हमारे आधुनिक दुनिया की नींव रखी। लेकिन ये पूरा इतिहास हमें आज के दौर के बारे में एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर प्रिंट क्रांति ने वो दुनिया बनाई, तो हमारी आज की डिजिटल क्रांति, ये इंटरनेट और सोशल मीडिया की क्रांति, ये कौन सी दुनिया बना रही है? सोचने वाली बात है।